तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। पहला था तुम्हारा फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी सच दैट ऑल एस आर टुगेदर एंड ऑल आईज आर टुगेदर, ठीक है। तो क्या किया बताओ जरा, शाबाश जल्दी। सर 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सर टाई कर दिया उन्होंने। उनको टाई कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उनको टाई कर दिया। इशिता आप क्या बोल रहे हो? 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आ गया टाई करके। टाई करके 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आ गया। बाय क्यों? बाय आया मल्टीप्लाई आया? मल्टीप्लाई आएगा ना। अच्छा, इशिता मेरे को ये बताओ कि अगर हमने सारे के सारे एस को इकट्ठा कर दिया तो 4s है हमारे पास, एंड सारे के सारे आई को इकट्ठा कर दिया तो 4i है हमारे पास, तो बाकी क्या बचा? एक बचा m, एक बचा डबल p, ठीक है। तो इनको एक यूनिट मानना है, इनको 2 यूनिट मानना है, राइट। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इनमें से कौन सी चीजें सेम है, कितनी चीजें? 2 चीजें सेम है, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। हाँ जी। आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? वो सर मैंने आपस में एसएस और आईज को आपस में अरेंज कर दिया। वो तो 5 फैक्टोरियल में हो गए, हाँ जी। लेकिन 4s को आप आपस में अरेंज कर सकते हो क्या, पहले ये बताओ। नहीं 4s को नहीं। अच्छा, इन दोनों को, 4 2 3 4 इन दोनों को ना, लेकिन ये तो 5 फैक्टोरियल के अंदर ऑलरेडी अरेंज हो रहे हैं, राइट। तो सिर्फ पी, दो जो पी आ रहे थे उनके फैक्टोरियल के लिए, मतलब उनके अरेंजमेंट आपस में ना हो, क्योंकि अरेंजमेंट होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसका ये था। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड क्या है? नो टू आईज आर टुगेदर। तो अगर कोई भी दो आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे? गैप मेथड। नो टू आईज आर टुगेदर ना, तो आई को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? देखो 4 7, तो उनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, ठीक है, बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 हमारे एस सेम है और 2 पी सेम है। अब इनके अंदर 7 के अंदर कितने गैप्स क्रिएट हुए? हमारे 8 में से हमने 4 गैप को सिलेक्ट किया। अब उन 4 गैप्स के अंदर हमें चारों किसको फिल करना है, ठीक है, 4 गैप्स के अंदर हमें चारों आई करना है, तो वो कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, इन्हें वे वो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चारों आई को अरेंज करके भी तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ना, तो इसलिए उनकी अरेंजमेंट क्या आएगी तुम्हारी? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सो फाइनल इज दिस। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक, अच्छा थर्ड, बोथ पी टुगेदर बट बोथ आईज आर सेपरेट, ठीक है, बोथ पीज आर टुगेदर बट आईज आर सेपरेट, क्या करोगे? सर दोनों पी को टाई कर दिया और ठीक है, फिर और गैप्स में आई को फिल कर दिया, यस ठीक है ना। तो हमने क्या किया? दोनों पी को इकट्ठा ले लिया, आइस को सेपरेट रखना है तो इसको अलग से देखो, इनको टाई करके एक लिखा, तो 1 यूनिट, 2, 2 और 4 टोटल 6 यूनिट हो गए। अब 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 एस तो हैं। अब इनको एक यूनिट मान रहे हैं तो इनको आपस में अरेंज नहीं करेंगे अभी, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। अब इन 6 जगह पे 6 चीजों के कारण गैप्स कितने क्रिएट हुए? 7, तो 7C4 किया, 7 में से 4 चीजों को सिलेक्ट कर लिया जहां पे हमें चारों आई को रखना है, वहां पे चारों आई को रखने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो कट के चलो 1 ही हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, बट यस दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, ऑल आईज नॉट टुगेदर। अब ऑल आईज नॉट टुगेदर का क्या तरीका रहेगा? टोटल केसेस माइनस 4 आईज आर टुगेदर, तो टोटल केसेस कितने जा रहे हैं तुम्हारे? आई थिंक टोटल है हमारे पास 11, ठीक है, 4 4 एंड 3 11, बिल्कुल। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, सारे के सारे आई इकट्ठे कर दिए, तो देखो 4, इसको एक यूनिट मानेंगे 5, 5 और 3 8, तो 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 एस का एंड 2 पी का 2 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यस दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। ठीक, चलो आगे देखो जरा, सेकंड, ठीक है, क्या बोल रहा है?
we have a regular polygon of n-sided बेसिकली पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो एक चीज समझो, एक n-sided रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके वर्टिसेस कितने आएंगे, इसके वर्टिसेस भी n आएंगे, राइट। n-sided रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस भी n होंगे। अब इन NC2 अगर मैंने किया तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं दो वर्टिसेस को चूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दो वर्टिसेस को चूज करके मेरी एक लाइन बनेगी, राइट। अब वो लाइन जो होगी या तो वो साइड एक्ट करेगी या तो वो डायगोनल एक्ट करेगी। सो NC2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। NC2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। NC2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n, तो NC2 इज इक्वल टू n प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आएंगी तुम्हारी, दैट मस्ट बी NC2 माइनस n। So yes, this is our total number of diagonals. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा, NC2 माइनस n। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज, कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज बताओ, ठीक। अब आगे देखो, अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं इनकी वर्टिसेस को चूज करके, ठीक है, सच दैट उनके बीच में दो साइड्स कॉमन होनी चाहिए पॉलीगन के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो साइड कॉमन होने का मतलब है ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए, ये ट्राइंगल हो जाए, ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल हो जाए, ठीक है, ये ट्राइंगल हो जाए, ठीक है, ये ट्राइंगल हो जाए, ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ट्राइंगल कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, अब क्योंकि n वर्टिसेस हैं तो लेट्स से दिस इज वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 6, so on till वर्टेक्स n, वर्टेक्स n माइनस 1, वर्टेक्स n माइनस 2, वर्टेक्स n माइनस 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी हमारी वर्टिसेस आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा कि अगर मैं रेगुलरली तीन वर्टिसेस को चूज करूंगा तो V1, V2, V3 इनको यूज करके एक ट्रायंगल बनेगा। तो पहला ट्रायंगल क्या बनेगा, ठीक है, वो आ जाएगा V1, V2, V3। फिर अगला ट्रायंगल क्या होगा, V2, V3, V4। तो V2, V3, V4, उसका अगला V3, V4, V5 एंड सो ऑन टिल जाते जाएंगे, और लास्ट वाला ट्रायंगल बनेगा हमारा ये वाला, दैट इज VN से शुरू होगा, VN, V1, V2, ठीक है। तो लास्ट वाला ट्रायंगल सो ऑन टिल बनेगा VN, V1, V2। कितने ट्रायंगल्स बने जिनके दो साइड्स कॉमन, दैट इज n। V1 से शुरू होके V2, V3 सो ऑन टिल Vn तक जा रहा है। तो n ट्रायंगल्स आर पॉसिबल सच दैट उनकी दोनों साइड्स जो है वो कॉमन रहेंगी पॉलीगन के साइड्स के साथ, ठीक है। चलो थर्ड, अब हमें चाहिए एक साइड कॉमन, एग्जैक्टली एक साइड कॉमन चाहिए। तो एग्जैक्टली एक साइड कॉमन कैसे आएगी, ठीक है। अब देखो जरा अगेन पॉलीगन बनाते हैं, तीसरी वर्टेक्स ऑल्टरनेट ले लेंगे, एक छोड़ के। एक छोड़ के, बिल्कुल सही, एक छोड़ के वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। तो देखो ये आ गया V1, बाहर की तरफ बनाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, Vn, Vn माइनस 1, Vn माइनस 2, Vn माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब अगर अज्यूम करो ये वाली साइड कॉमन है, राइट। अब अगर मैंने ये वाली वर्टेक्स साथ में थर्ड वाली चूज करी तो दो साइड कॉमन हो जाएंगी, राइट। ये भी कॉमन आ जाएगी, वो तो चाहिए नहीं। और ये वाली अगर वर्टेक्स मैंने तीसरी वाली चूज की तो अगेन क्या हो जाएगी, दो साइड कॉमन हो जाएगी, तो वो तो चाहिए नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें वर्टेक्स कॉमन नहीं लेनी है, सॉरी एक और साइड कॉमन नहीं लेनी है, तो हमें ये दो वर्टिसेस को छोड़ के बाकी कोई भी चूज करो, जैसे ये चूज की, यस अब एक ही साइड कॉमन है, राइट। तो ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो यानी कि ये चारों को छोड़ के बाकी जो बचेंगी वो होंगी n-4। तो बेसिकली इसके लिए n-4 में से कोई भी एक वर्टेक्स को चूज कर लो, तो जो ट्रायंगल बनेंगे हमारे वो क्या रहेंगे एक साइड कॉमन वाले ट्रायंगल रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले एक साइड को चूज किया, कितनी साइड था हमारे पास n, तो
तो NC1 एक साइड को चूज किया। अब इस साइड के कोरस्पॉन्डिंगली जो तीसरा वर्टेक्स चूज करना है उसके लिए n-4 ऑप्शन है हमारे पास, तो n-4c1। So this is the total number of answer, that is n into n-4. So this should be the answer in which there exists one side in common between the triangle and the edges of the polygon. कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ प्लीज। नो सर। और एक बार फिर से बताना। हाँ जी, तो देखो जरा, ट्राइंगल की एक साइड कॉमन होने के लिए तो सबसे पहले हमने देखा कि एक साइड क्या जाएगी, अगर ये गई वो वाली साइड, अगर ये वाली साइड हुई, तो ऐसी कितनी साइड्स पॉसिबल है, राइट? एक साइड कॉमन होने के लिए n साइड्स, तो NC1 में से बेसिकली n में से कोई भी एक साइड चूज कर ली जो कॉमन रहेगी, ठीक है? अब अज्यूम करो ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है? अज्यूम करो ये साइड कॉमन है। अब इस साइड के लिए जो देखो दो वर्टेक्स तो आ गए ट्राइंगल के, अब थर्ड वर्टेक्स ये भी हो सकता है ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी हो सकता है ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी हो सकता है ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, अब सबका एक ही साइड कॉमन आ रही है वो है ये, ठीक है? अब थर्ड वर्टेक्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये सारे के सारे, बेसिकली ये चारों को छोड़ के बाकी सारे, ठीक? तो n-4 में से कोई भी एक चूज कर लो, तो n-4c1, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो क्लियर हुआ? यस सर। राइट, सर हाँ जी, मैंने वर्टेक्स के हिसाब से किया है। क्या मैंने पहले सबसे- कोई भी एक वर्टेक्स चूज कर लिया NC1, हाँ जी, फिर एक साइड कॉमन लेने के लिए उसके एडजेसेंट दो वर्टेक्स हैं, उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, मतलब फिर एक्चुअली वो में वो नहीं वो इसमें ना प्रॉब्लम हो जाएगी। देख, अगर तूने ये वर्टेक्स चूज किया, अब इसके लिए तू ये भी चूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, यस सर। लेकिन फिर जब तू ये चलेगा इसके लिए तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो ये तो रिपीट हो गया ना इन दैट केस, वो इसमें भी रिपीट हो जाएगा, इसमें भी रिपीट हो जाएगा। फिर मतलब मेरा जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। हाँ, और भी केसेस देखने पड़ेंगे रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहले तो ये नहीं, मेरा जैसे आंसर तो वही है जो आपका डबल है। डबल है ना, फिर टू से डिवाइड हो रहा है, फिर दो ही केसेस एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो यस लास्ट क्या है, नो साइड इन कॉमन। अब देखो अगर टोटल ट्राइंगल्स में देखूं तो टोटल ट्राइंगल्स के अंदर देखो कभी भी तीन साइड कॉमन आ सकती हैं क्या? तीन साइड तो कभी भी कॉमन नहीं आ सकती ट्राइंगल की, क्यों? क्योंकि दो साइड अगर ये है तो तीसरी साइड तो ऐसी बनेगी, तो तीसरी साइड कॉमन नहीं आ सकती जो मर्जी हो जाए। तो अगर तीसरी साइड कॉमन नहीं आ सकती तो टोटल ट्राइंगल्स जो होंगे वो होंगे NC3, n वर्टिसेस में से कोई भी तीन वर्टिसेस को चूज करके ट्राइंगल बना लो। तो जो NC3 होगा वो क्या आएगा तुम्हारा, आइदर वन साइड इन कॉमन, या तो देखो सॉरी जीरो साइड कॉमन और वन साइड कॉमन और टू साइड्स कॉमन, राइट? यही आएगा NC3। अब वन साइड कॉमन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टू साइड कॉमन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जीरो साइड कॉमन का क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो NC3 माइनस वन साइड कॉमन का, तो वन साइड कॉमन का क्या आ रहा था, दैट इज n, एंड उसका आ रहा था n इंटू n-4, तो ये आ जाएगा माइनस n इंटू n-4, सो दिस इज नथिंग बट नो साइड कॉमन ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से NC3 के अकॉर्डिंगली ये फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। ठीक है, चलो तो आगे चल रहे हैं हम, ठीक? आगे देखो जरा, अब आज का शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट इज पॉसिबल सिलेक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन? बेसिकली जिस भी तरीके से चीजों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीजें अभी देख रहे हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? छोटी सी चीज ऐड होगी, मेजरली पुरानी वाली चीज ही रहेगी, बस छोटी छोटी चीजें ऐड होती रहेंगी अब तुम्हें तुम्हारे इसके अंदर कंसेप्ट के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग are objects out of n different objects, ठीक है? that is obviously NCR, ठीक है ना? number of ways of selecting are objects out of n different but NCR, ठीक है? ये बहुत सिंपल सी चीज आ गई हमारी।
देन इज की नंबर ऑफ वेज, ध्यान से सुनना आप, छोटा छोटा चेंज आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n identical objects। अब इसका क्या आएगा बताओ जरा। n क्या डिवाइड बाय फैक्टोरियल n? नहीं भाई, अब एक वन आएगा, वन आएगा। अब देखो, अगर मेरे पास चार, चलो लेट से 6 मार्कर हैं और 6 के 6 आइडेंटिकल है, 6 के 6 ब्लू मार्कर है, सेम कंपनी के, सब कुछ सेम, ए टू जेड सेम, टाइप सेम, सब कुछ ए टू जेड सेम। अब इनमें से अगर मेरे को 3 मार्कर सेलेक्ट करने हैं तो मैं ये 3 कर लूं या ये 3 कर लूं, आइडेंटिकल है ना, जो उनसे मर्जी 3 कर लो, सेलेक्ट करके जो आएगा वो तो चॉइस सेम रहेगी ना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सेलेक्ट द 3 मार्कर्स आउट ऑफ द 6 आइडेंटिकल मार्कर्स क्या होगा, एक ही होगा, जो उनसे मर्जी 3 सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। डिफरेंट वेज तो होंगी नहीं, वो तो सेम होंगी, तो इसके अंदर आंसर आएगा 1। यानी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में को, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर कितने कितने भी ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करना है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा। नाउ थर्ड पॉइंट, number of ways of selecting at least r objects out of n different objects। ठीक, अब इसका क्या रहेगा, एटलीस्ट है NCR हम्म, plus N minus CR plus 1 n क्यों कम किया आपने? N N ऊपर रहेगा सेम, R बढ़ता रहेगा जब तक कि वो परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है ना। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कम से कम आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली पता क्या होता है, याद रखना यहां पर कि जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आए, ठीक है, उसको हमेशा कन्वर्ट करो एग्जैक्टली में, ठीक है। तो क्या चीज है कि ऑलवेज कन्वर्ट एटलीस्ट एटमोस्ट टू एग्जैक्टली, ठीक है। क्या मतलब, एटलीस्ट आर का मतलब क्या हो जाएगा, या तो एग्जैक्टली आर और एग्जैक्टली आर प्लस 1 और एग्जैक्टली आर प्लस 2 और सो टिल और एग्जैक्टली एन, ठीक है। कम से कम आर का मतलब क्या है, या तो आर, या तो आर प्लस 1, या तो आर प्लस 2, एग्जैक्टली आर, या तो एग्जैक्टली आर प्लस 1, या तो एग्जैक्टली आर प्लस 2, सो टिल, या तो एग्जैक्टली एन, ठीक है। अब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r को सिलेक्ट करने का तरीका, दैट इज एनसीआर, और है तो एडिशन आ गया, एनसीआर प्लस 1 और एनसीआर प्लस 2 और सो टिल एनसीआर, सॉरी एनसीएन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक, अच्छा। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज सेम चीज लेकिन आइडेंटिकल के लिए, ठीक है। क्या चीज कि नंबर ऑफ वेज of selecting at least r objects out of n identical objects is, सोच के बोलो। सर n minus r। n-1 कैसे, एक्सप्लेन करो। सर n minus r। n-r कैसे, एक्सप्लेन करो, सेम क्वेश्चन। सर क्योंकि हमने एटलीस्ट r उठाने हैं तो या तो r उठाएंगे या r plus 1 उठाएंगे। हमने क्या उठाने हैं, एटलीस्ट r उठाने हैं। बिल्कुल, तो या तो r उठाएंगे या तो r प्लस 1 सो टिल n minus r तक, नहीं n तक, n तक। तो तेरे को, हाँ, टोटल तो वेज n minus r होए ना।
तो देखो इसके नंबर ऑफ वेज इसके अंदर आ जाएंगे 1, इसके लिए नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1, इसके लिए नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1, सो अनटिल इसके लिए नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1। हाँ या ना? यस सर। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही हैं? तुम बोल रहे हो ये जा रही है n माइनस आर, है ना? मैं बोल रहा हूँ जा रही है n माइनस आर प्लस 1। चेक करो जरा कितनी जा रही है। n माइनस आर जा रही है, n माइनस आर प्लस 1 जा रही हाँ जी सर, n माइनस n माइनस r प्लस 1। है, n माइनस आर प्लस 1। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है? n माइनस आर प्लस 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स जो जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ द n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, वो क्या जाएंगे? n माइनस आर प्लस। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तो ये वाला एक एग्जांपल के साथ समझा दोगे? मान लो अनन्या कि हमें टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, वही टोटल 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। पेन ले लो, ठीक है। अब इसमें से एटलीस्ट 3 पेन्स को सिलेक्ट करना है, तो या तो 3 करूंगा, या तो 4 करूंगा, या तो 5 करूंगा, या तो सारे के सारे करूंगा, ठीक है। अब आइडेंटिकल हैं तो 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 1, 4 को भी 1, 5 को भी 1, 6 को भी 1, तो प्लस करके कितना आ जाएगा? इट इज 4। तो दिस इज आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 पेन्स आउट ऑफ द 6 आइडेंटिकल, ठीक है। और वो इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट। आई होप क्लियर हुआ। और सर उसने मतलब या किसी ने भी अपने मतलब सोचा कैसे, ये नहीं मुझे समझ में आया। लाइक आइडेंटिकल है ना? देखो दो चीजें हो रही है यहाँ पे। एक हो रहा है, एक एटलीस्ट वर्ड को इंप्लीमेंट करना है, एटलीस्ट आर को इंप्लीमेंट करना है, एंड सेकंड इज एन आइडेंटिकल आउट ऑफ द एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली मैं कितने भी चीजों को एन आइडेंटिकल में से सिलेक्ट करूं, उसका नंबर ऑफ हाँ ये रहेंगे। उसके वन वेज रहेंगे। 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, 5 आइडेंटिकल में से एक ही तरीका रहेगा, कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। 10 को करना है, 15 में से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 से उठा लो, एक ही तरीका रहेगा, ठीक है। तो हमेशा नंबर ऑफ वेज जो होंगे हमारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करूं, पहली बात तो उसका वन देगा। अब एटलीस्ट आर को करना है, तो एटलीस्ट आर का मतलब क्या है? या तो आर करूं या तो आर प्लस 1। देखो ये आर सिलेक्ट करने का तरीका, ये एग्जैक्टली आर प्लस 1, ये एग्जैक्टली आर प्लस 2, सो ये एग्जैक्टली एन को सिलेक्ट करने का तरीका। तो 1 कितनी बार आ रहा है, वो नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, वो n माइनस आर प्लस 1 आ रहा है। तो दैट्स इट, ओके। ठीक है। तो ये था। अच्छा अब देखो 5th पॉइंट इसका। टोटल number of selections out of n different objects while selecting at least one। ठीक है, क्या मतलब है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन देखनी है, लेकिन कम से कम एक को सिलेक्ट करना है। तो या तो कम से कम एक को करेंगे, या तो 2 को करेंगे, या तो 3 को करेंगे, ऐसे सोनटली या तो सबको करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या जा रहा है? या तो सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 और सोनटिल और एग्जैक्टली n। अब n 1 को सिलेक्ट करने का तरीका nc1 और nc2 और nc3 और सोनटिल ncn। तो ये जाएगा इसका। अब इसका क्या होता है बताओ जरा शॉर्टकट। पावर n। -1, nc0 भी होता साथ में, तो ये जाएगा 2 की पावर n -1। क्यों? क्योंकि अगला जो चैप्टर आ रहा है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसके अंदर हमें जाके ये पता चलेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सोनटिल ncn, इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। तो इस सब की वैल्यू क्या जाएगी? दैट इज nc0 1 होता है, तो 1 को इधर लेके माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2 की पावर n -1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, अगर कम से कम एक चीज को हमें सिलेक्ट करना है तो उसके रहेंगे 2 की पावर n -1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक। अच्छा अब जैसे देखो जरा, इसी चीज को समझने के लिए लेट से हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि लेट वी हैव 4 बैग्स B1 B2 B3 B4, बैग का नाम B1 B2 B3 B4, इन विच B1 के अंदर वो क्या बोल रहा है? ऑल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n1।
N1 ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आइडेंटिकल, ठीक है। B2 के अंदर ऑल आइडेंटिकल N2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये सारे के सारे आइडेंटिकल रेड मार्कर्स हो गए, ये सारे के सारे आइडेंटिकल बॉल्स हो गए, ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1 है, ये सारे के सारे आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2 है, अलग अलग टाइप्स के आइडेंटिकल है, ठीक है। B3 के अंदर ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक, N3 नंबर। एंड B4 के अंदर लेट्स से ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, N4 टाइप के। सर इसमें N3 N4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बैग 1 के अंदर N1 ऑब्जेक्ट्स हैं, बैग 2 के अंदर N2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बैग 3 के अंदर N3 हैं, बैग 4 के अंदर N4 हैं। बस फर्क क्या है कि N1 जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, N2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, N3 डिफरेंट है, N4 डिफरेंट है। अब ये जो आइडेंटिकल है और ये जो आइडेंटिकल है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के आइडेंटिकल्स हैं। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें सिलेक्ट करना है चीजों को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस इज, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज। ये पहले मैं सोचने का मौका दे रहा हूं, सोचो, ध्यान से सोचना। तो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, देखो, बैग 1 में से, बैग 2 में से, बैग 3 में से, बैग 4 में से या तो सिलेक्शन होगी या तो नहीं होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर होगी तो 1 से लेके N1 के बीच में कोई भी नंबर ऑफ बॉल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखी, जिसके अंदर होगी नहीं होगी सब इंक्लूडेड है, तो क्या आएगा, या तो 0 बॉल्स उठाएंगे, या तो 1 उठाएंगे, या तो 2 उठाएंगे, या तो 3 उठाएंगे सोमटेल, या तो N1 उठाएंगे। सिमिलरली इसके अंदर या तो 0 उठाएंगे, या तो 1 उठाएंगे, या तो 2 उठाएंगे, या तो 3 उठाएंगे, या तो सोमटेल N2 उठाएंगे। ऐसे सिमिलरली इसके अंदर या तो 0 उठाएंगे, या तो 1, या तो 2, या तो 3 एंड सोमटेल N3। एंड इसके अंदर सिमिलरली या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 सोमटेल, या तो N4। सिर्फ ये तरीके हैं, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर 0 बॉल उठाने का तरीका क्या है, 1 बॉल उठाने का तरीका 1, 2 का आइडेंटिकल है ना, तो सबके तरीके 1 रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 1 प्लस N1, इसके 1 प्लस N2, इसके, अब ध्यान से, इसके अलग आएंगे क्योंकि ये आइडेंटिकल थे, इनके तो 1 प्लस N1 1 प्लस N2 आ गए, क्योंकि सब ये 1 1 1 1 1 जाएगा, तो ऐड करके 1 प्लस N1 N या 1 प्लस N2 आ जाएगा। इसके अंदर जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 0 प्लस, सॉरी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, डिफरेंट है ना इसलिए NCN, तो ये आ जाएगा 2 की पावर है कितना, 3। ऐसे ये आ जाएगा 2 की पावर N। अब देखो, अगर मैंने अब ये भी किया एंड ये भी किया एंड ये भी किया एंड ये भी किया, तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1 प्लस N1 इंटू 1 प्लस N2 इंटू 1, सॉरी, इंटू 2 की पावर N3 इंटू 2 की पावर N4, ठीक है। नो, व्हाट इज दिस, ये जितनी भी चीज हमने की है, ये क्या किया, ये हमने किया है कि या तो 0, या तो कम से कम 0 बॉल सिलेक्ट हो रही है इसमें से, कम से कम 0 बॉल सिलेक्ट हो रही है इसमें से, कम से कम 0 बॉल सिलेक्ट हो रही है इसमें से, कम से कम। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक केस ऐसा आएगा जब इसमें से भी कोई बॉल सिलेक्ट नहीं होगी, इसमें से भी कोई नहीं होगी, इसमें से भी कोई नहीं होगी, इसमें से भी कोई नहीं होगी, सिर्फ वो केस इसके अंदर काउंट हो रहा है जब कोई भी बॉल सिलेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा इसमें से एक और कोई नहीं हो रही, इसमें से एक नहीं हो, एक कोई नहीं हो रही, इसमें से एक हो रही है, इसमें से एक हो रही है, राइट। तो उस केस को छोड़ के बेसिकली बाकी सारे के सारे केसेस जो होंगे, कम से कम एक बॉल तो सिलेक्ट होगी, तो -1 कर दो। ये कौन सा केस है जिसके अंदर नो बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल, ठीक है। ये कौन सा केस है, इन विच नो बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल, ठीक है। तो ये वो केस है। तो क्या जाएगा, -1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसलिए मैंने बोला था एक ही केस के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। तो ये केस कौन सा है कि पहले बैग में से हमने की या नहीं की, दूसरे से की या नहीं की, तीसरे से की या नहीं की, फोर्थ से की या नहीं की।
अब टोटल क्या जाएगा इनका प्रोडक्ट -1, क्यों? क्योंकि वो वाला केस हमने माइनस कर दिया जब चारों बैग में से कोई भी बॉल सिलेक्ट नहीं हुई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ जी, सर यहाँ पे हम एंड की वजह से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि ये यस यस, क्योंकि बॉल्स हमें चारों में से निकालनी है ना, और नहीं है ना कि चारों में से एक बैग सिलेक्ट करो फिर बॉल निकालो, ऐसा नहीं है ना। जो 3 बॉल लेट से निकाली, हो सकता है एक इधर से 2 इधर से, तो एंड आ जाएगा ना दैट केस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ जी, सर वैसे मेरे वाले मेथड से 2-3 महीने की कैलकुलेशन के बाद आंसर आ सकता है या कंसेप्ट गलत है? भाई बहुत केसेस बनेंगे तेरे, ठीक है ना। केसेस बना बना के देखेगा तो एट द एंड देख यार, एक सिंपल सी बात, केसेस मेरे बन गए हैं सारे, सुन तो सही, मैंने सुन तो सही, सिंपलीफाई नहीं किया अरे एंड सुन तो में, सही, सुन तो केसेस सही, बन गए थे। सुन तो सही चिराग। देख मैं तेरा गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक केस के थ्रू एक क्वेश्चन को किया जा सकता है या 5 केसेस के थ्रू क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं 5 वाला गलत हो जाएगा, उसको लेंदी बोलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा तेरा वाला गलत है, ठीक है, मैं तेरा बोल रहा हूँ कि अगर सारे के सारे केसेस तूने काउंट किए हैं तो ये टाइम ज्यादा लगेगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन है सही तेरा। बात समझा? ओके सर। ठीक है, अच्छा सर अब देख, वैसे उसमें भी देख लो कोई गलती तो नहीं की बीच में, एक बला बार देख मैं लो। एक बार सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकंड रुक, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये बच्चों को करने दे, फिर मैं तेरी बात सुनता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, वन बॉल ले लो क्योंकि बॉल्स हैं बैग के अंदर, ठीक है, फ्रॉम ईच बॉक्स, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स, ठीक है। थर्ड इज selecting at least one from B3. Fourth is selecting no object from B3 but from others. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, ध्यान से करो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स, तो B1, B2, B3, B4। तो देखो, 0 बॉल सेलेक्ट करने वाला जो तरीका था उसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा इसका, कम से कम एक सेलेक्ट करनी है, या तो एक या तो 2 या तो 3 फोन्टिल या तो N1, तो कितना आ जाएगा सबके लिए 1 1 1 1 1, तो आ जाएगा ये N1। सिमिलरली ये आ जाएगा N2, ये 2 की पावर N3 -1, ये 2 की पावर N4 -1, तो सबका प्रोडक्ट कर दो, दैट्स इट, तो दैट इज द फाइनल आंसर। क्योंकि सिलेक्शन जो करनी है वो तो बैग 1 से एंड बैग 2 से करनी है, तो इसलिए प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बॉक्स, ठीक है। बॉक्स ले लो, बैग ले लो, एक ही बात है, ठीक है। थर्ड, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम बैग 3। देखो अब बैग 3 में से कम एक सिलेक्ट होनी चाहिए, तो 2 की पावर N3 -1। अब बाकियों में से हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो बैग 1 के लिए क्या आ जाएगा N1 + 1, ना होने वाला केस भी लेना हो N2 + 1 एंड इधर 2 की पावर N4, तो ये इसका आंसर जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, अच्छा। फोर्थ, नो सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैग 3, तो बैग 3 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना, तो कोई भी ना सिलेक्ट करने का केस क्या आएगा, बैग 3 में से एक, किसी को भी ना करो। अब बाकियों में से कम एक होना चाहिए, राइट, टोटल में से कम एक होना चाहिए, राइट, कम से कम एक सिलेक्शन तो करनी है, तो वो क्या आ जाएगा N1 + 1, N2 + 1 इंटू 2 की पावर N4। इसमें से एक वो केस आ जाएगा जिसके अंदर कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा किसी भी बैग में से, तो वो वाला माइनस कर, तो -1। तो दिस इज अ केस जिसके अंदर बैग B3 को तो हम भूल ही गए, राइट, बाकियों में से सिलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, राइट, तो वो वाला केस जिसमें से तीनों में से कोई सिलेक्ट नहीं होगा, वो वाला केस हमने माइनस कर दिया, तो -1 आ गया। हाँ जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, ठीक है। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। सर ग्रुप्स बनाने, हाँ जी बताओ।
और जैसे वो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर कि आपके पास, आप जैसे एक इंसान के हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं और आपके पास क्या कहते हैं 14 रिंग्स हैं, हम्म, तो आप कितनी रिंग्स पर फिंगर में डाल सकते हो? तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में देखो ये आता। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है, मैं तो 14 की 14 भी डालने को बोलोगे तो डाल सकते हैं, ये तो फिंगर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ये तो ठीक है, नहीं सर, आते हैं ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कोई। नहीं है। अरे भाई तू एक तो अलग लेवल पे चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो आप क्वेश्चन बोले हो ये वाले क्वेश्चन नहीं होते। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक कंडीशन दी होती है, इन विच दिस कंडीशन कैन बी डन, ठीक है ना, जिसमें से एटलीस्ट वन रिंग कैन बी वॉर इन फिंगर्स, ठीक है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अभी तक का कंसेप्ट कोई नहीं लगेगा, जो पहले फर्स्ट डे हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट सिर्फ वही लगते हैं, ठीक है। मैं काम करूंगा लास्ट में, ये जो चीज होती है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आज के लेक्चर, Yes. ठीक है, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ऐसे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस के अंदर से हम एक नई टाइप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट यूज होता है वो हम चेक करते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है हमारा, ठीक है। उसके लिए क्या चीज होगी क्या नहीं होगी वो हम देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो आ जाओ ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है, बेसिकली मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। लेट्स से 3 3, चलो 2 3 एंड 5 के, मतलब एक ग्रुप में 2 बच्चे होने चाहिए, फिर एक ग्रुप में 3 बच्चे होने चाहिए, फिर एक ग्रुप में 5 बच्चे होने चाहिए। तो कितने डिफरेंट वे से मैं ये ग्रुप्स बना सकता हूं, दैट इज कॉल्ड द ग्रुपिंग, ठीक है। तो अब इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स सी द बेसिक पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n different objects into R groups of different group size n1 n2 n3 and so on nr, where no two groups have same size, that is कोई भी ni is not equal to nj will be, ठीक है। क्या चीज हुई कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके 3, जैसे हमने पहले बोला था 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके 3 ग्रुप्स बनाने हैं, और जो तीनों ग्रुप्स के साइजेस हैं, ठीक, वो क्या था 2 3 एंड 5, तो तीनों ग्रुप्स के साइजेस अलग अलग हैं। इनमें से कोई भी 2 ग्रुप के साइज सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर है तो डिफरेंट मेथड आता है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मेथड आता है। तो अभी अगर हम डिफरेंट का केस की बात करें तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, n4 factorial and so on till nr factorial। ये ऑलरेडी हमने चीज देखी हुई है, और ये चीज वही है जो आइडेंटिकल वाली चीजों को अरेंज करके आती है, ठीक है। तो ये चीज वही है जो आइडेंटिकल चीजों को अरेंज करके आती है, ये चीज वही है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये वही चीज है। तो जैसे एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट्स, ये 3 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। 2 साइज का, 3 साइज का, 5 साइज का, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स ऑफ साइजेस 2 3 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, ग्रुप्स कैसे बने, कुछ नहीं, हमने क्या किया, देखो यहां से एक्सप्लेन करता हूं, तो अपने आप ये वाला फॉर्मूला जो है अपने आप इसी को जनरलाइज कर देगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 10 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया एंड इसको ग्रुप 1 बोल दिया, ठीक है। फिर बाकी 8 बचे, 8 में से 3 को सिलेक्ट कर दिया, उसको ग्रुप 2 बोल दिया, बाकी 5 बचे, 5 में से 5 को सिलेक्ट करके, तो इसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 नाम नहीं देंगे, बट ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, राइट। तो ये क्या जाएगा अब तुम्हारा, देखो ये जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये 10 से 2। फिर अगला
8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8c3। फिर अगला 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये 8 फैक्टोरियल इसके साथ कटा, 5 फैक्टोरियल इसके साथ कटा, तो क्या बचा? न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये चीज आ गई। तो एट द एंड इन जनरल ये याद आएगा। तो बेसिकली इन जनरल अगर मेरे को देखना है तो मैं क्या देख सकता हूँ कि n में से n1 को सिलेक्ट किया मैंने, उसको ग्रुप 1 बोल दिया। बाकी बच्चे n माइनस n1, उसमें से n2 को सिलेक्ट किया, वो ग्रुप 2 आ गया। फिर n माइनस n1 माइनस n2 में से n3 को सिलेक्ट किया, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज है, ये फॉर्मूला अपने आप हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल सो ऑन टेन n r फैक्टोरियल। दिस इज, ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट, इन केस अगर ग्रुप साइज सेम हो जाए, ठीक है, तो क्या चीज है कि मान लो, ठीक है, इफ सम ग्रुप्स हैव सेम, ठीक है, साइज, ठीक है, इफ सम ग्रुप्स हैव सेम साइज, तो इन दैट केस क्या होगा, ठीक है, लेट्स से अगेन 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें डिवाइड करना है, एंड लेट्स से ग्रुप साइज के अंदर 3 एंड 4। अब दो ग्रुप्स है जिनका साइज सेम हो गया, तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ वेज करेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। लेकिन जितने ग्रुप्स के साइज सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसका एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, जितने ग्रुप्स का साइज सेम होता है उतना फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आता है साथ में, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज चले जाएंगे ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इन जनरल क्या होगा, जैसे अभी एक और एग्जांपल देख लो, 8 का हमें बनाना है 3 का एंड 2 का, तो क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगेन दो ग्रुप्स हैं जिनके साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली में ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है, कि देखो जब मैंने, पहली बात तो नामकरण तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले जिनको तीनों को सिलेक्ट किया उनको ग्रुप का नाम G1 दे दिया, फिर अगले तीनों को G2 दे दिया, अगले ऐसे G3 दे दिया, ऐसे तो ऐसे नामकरण तो कर नहीं रहे हैं हम, राइट। अब अगर नामकरण नहीं कर रहे हैं तो देखो 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया, तो जो 3 इधर आ गए, जो 3 इधर आए, जो 2 इधर आए, ये 3 कभी ना कभी ऐसा केस होगा ना जब ये 3 इधर चले जाएंगे, जब ये 3 इधर चले जाएंगे, राइट। तो उनको डिफरेंट नहीं काउंट करेंगे ना, ठीक है। ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि एक केस आएगा जब लेट्स से 8 ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे A B C D, ठीक है, A B C D E F G H। एक केस आया जब A B C इधर आ गए, D E F इधर, G H इधर। अब एक केस आएगा जब D E F इधर, A B C इधर एंड G H इधर। क्या ये दोनों केसेस को डिफरेंट काउंट करूंगा या सेम केस काउंट करूंगा? देखो है तो ये भी क्या है, 3 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है DEF का, एक ग्रुप है ABC का, एक ग्रुप है GH का। ये क्या है, ये भी 3 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है DEF का, एक ग्रुप है ABC का, एक ग्रुप है GH का। तो इन दोनों को डिफरेंट नहीं काउंट करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि ग्रुप को नाम नहीं दे रहा हूं कि मैं ABC का ग्रुप यहाँ पे ग्रुप 1 है, इधर ग्रुप 2 हो गया तो इसलिए डिफरेंट हो गया, नहीं, नामकरण तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ग्रुप्स का साइज सेम होता है, अगर वो आपस में पोजीशन भी इंटरचेंज कर लें, राइट, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विल एंड अप विद द सेम ग्रुप। तो इसलिए उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि अगर सेम ग्रुप्स हैं तो वो अगर आपस में इंटरचेंज भी कर ले ऑब्जेक्ट्स को, तो तब भी वो चीज सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। ठीक है, चलो। सर इसमें नहीं है डाउट, वैसे एक डाउट है। हाँ जी। सर मान लो हमारे पास 15 ऑब्जेक्ट्स हों हाँ जी। और हमने ग्रुपिंग करनी है 2 साइज की, 3 की और 5 की, और बाकी छोड़ देने हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? बेसिकली तुम ये बोल रहे हो
कि 50 ऑब्जेक्ट्स में से तुमने ग्रुप्स बनाने हैं 2 का, 3 का, 4 का, दैट्स इट, है ना? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो तो ऐसा करेंगे बाकियों को एक और ग्रुप में डाल दें? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है, मतलब डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 2 मेथड मेरे माइंड में आ रहे हैं, लेट्स सी दोनों सेम है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि यस, जिसको सिलेक्ट करना है नहीं है उसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया, जो तुम बोल रहे हो, एक तो ये मेथड था, ठीक है ना? क्या चीज चली जाएगी, टोटल फिर चले जाएंगे हमारे 41, ठीक ना, अलग ग्रुप में। तो क्या आ जाएगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 41 फैक्टोरियल। 41 फैक्टोरियल आएगा तो सही, ऐसी बात तो नहीं है आप में, ठीक है। एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा मेथड ये है कि मैंने 50 में से पहले 9 को सिलेक्ट कर लिया, 50 से 9, अब इस 9 की 2 3 4 की ग्रुपिंग कर दी, तो वो चला जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बात समझे? हाँ जी सर। लेट्स सी ये सेम आ रहा है क्या, तो ये आएगा 50 फैक्टोरियल बाय 41 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटा, तो यस बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल सेम। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। सर हाँ जी। सर जो सा हमने फर्स्ट मेथड में डिवाइड बाय 41 फैक्टोरियल किया है हम्म। वो क्यों? अरे एक्चुअली में हमने क्या किया कि हमने बोला कि 41 का भी ग्रुप हम बना रहे हैं, तो जिनको नहीं सिलेक्ट करना उनका भी तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, जिनको नहीं सिलेक्ट करना है, समझ आ गया सर। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो कि ये जो ग्रुपिंग है ना, ठीक है ना, ग्रुपिंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है, कि इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब पहले लोगों को डिवाइड करके ग्रुप बना दिया, फिर उन चीजों को उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या किया है, ग्रुपिंग की थी कि लोगों को ग्रुप बना के या ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं, अब उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, राइट? बात समझे? अज्यूम करो ऐसा है, ठीक है, अज्यूम करो ऐसा है कि मेरे पास 3 पर्सन है, ठीक, एंड मेरे पास 4 गेम्स है, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं। अब इन 4 गेम्स को 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इधर, और सबको एक एक जानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके देखूंगा, एक एक जाने, कम से कम एक एक जाने के बाद यही हो सकता है कि एक को 2 मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, 4 गेम्स की पहले ग्रुपिंग करूंगा, 4 गेम्स के ग्रुप बनाऊंगा, एक 2 का, एक एक का, एक एक का, क्योंकि बन जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्ट सेम हो गए तो 2 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये 2 1 के कारण, ठीक है? ये बन गए हमारे 3 ग्रुप्स, G1 G2 G3, जिसके अंदर एक ग्रुप के अंदर 2 गेम्स आ रही है, एक ग्रुप के अंदर एक गेम है, एक ग्रुप के अंदर एक गेम है, राइट? अब ये गेम्स को आगे 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि फाइंड 3 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 4 गेम्स टू 3 पर्सन सच दैट एग्जैक्टली वन गेट 2 गेम्स एंड अदर 2 गेट्स 1 गेम, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ जो चीज सीखी है वो सिर्फ ग्रुपिंग करनी सीखी है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट केसेस हैं जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज देख रहे हैं। तो नाउ टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुपिंग का ही पार्ट है, ठीक है? तो पहले हमने की थी डिवीजन, चीजों को डिवाइड करके ग्रुप वगैरह बनाना, अब हम देख रहे हैं उनका वो ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, अब वही चीज देख रहे हैं, ठीक है? चलो देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट, let n different objects are to be distributed among n persons,
ठीक है, मतलब 1 ऑब्जेक्ट टू ईच। ठीक है, अब इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? ऑब्वियसली n फैक्टोरियल। ध्यान से देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, इस पूरी चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। ठीक, चलो सेकंड, let n different objects are to be distributed among r persons. Let n different objects are to be distributed among r persons. ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, but all objects should be distributed ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बट यस ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किसको कितने मिलेंगे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ वेज वगैरह क्या रहेंगे? पहले आर ग्रुप्स बनाएंगे। नहीं, ग्रुप वगैरह नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अब ये ग्रुप वगैरह बनाने की बात नहीं हो रही। ग्रुप्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, n ग्रुप्स है, मान लो ये n ग्रुप्स ही हैं, तो n ग्रुप्स को r पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रुप्स वगैरह नहीं बनाने हैं। ठीक है ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, अब ये सोचो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को उठाया, उसके पास कितने ऑप्शन थे? वो तो आर पर और भी दे सकता हूं, राइट? सेकंड के पास आर, थर्ड के पास आर, फोर्थ के पास आर, फिफ्थ के पास आर, सो ऑन टिल सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स के पास कितने ऑप्शन है? आर। तो क्या चला जाएगा हमारा? आर की पावर। बात समझे? ठीक है, सर मतलब क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अब इस चीज का मतलब ये है कि ये जो चीज है 1 to r पर्सन में से किसी के पास भी जा सकती है, ये भी 1 to r पर्सन में से किसी के पास भी जा सकती है, ये भी 1 to r पर्सन में से किसी के पास भी जा सकती है, ये भी 1 to r पर्सन में से किसी के पास भी जा सकती है, ऐसे ये भी 1 to r पर्सन में किसी के पास भी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये वाली जा रही है R2 के पास, ये जा रही है R2 के पास, ये सारे के सारे R2 के पास जा रही है, यानी कि R2 को छोड़ के बाकी सबको किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर वो केसेस भी काउंट हो रही है जिसके अंदर किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले, राइट? हो सकता है सबको सारे के सारे मिल जाए, हो सकता है सबको एक एक मिले, हो सकता है एक को दो मिले, बाकी सबको एक 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 मिले और एक खाली बैठ जाए। सारे के सारे केसेस मिला के वो सारे के सारे केसेस ये जा रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट आर की पावर है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं। अनन्या माइक ऑन करो। यस सर। लेट्स से वी हैव 5 रिंग्स एंड इन 5 रिंग्स को हमें पर्टिकुलरली 3 फिंगर्स के अंदर पहनना है। बात समझे? यस सर। अब इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? तो देखो फर्स्ट रिंग के पास कितने ऑप्शन है? इसके ना 2 तरीके होते हैं, जनरली दोनों के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दोनों तीन चीजें बता रहा हूं। पहली रिंग के पास कितने ऑप्शन है? 3। दूसरी रिंग के पास 3। फोर्थ के पास, सॉरी थर्ड के पास भी 3, फोर्थ के पास भी 3, फिफ्थ के पास भी 3। बात समझे? यस सर। ठीक, तो कितने वेज गए? 3 की पावर 5। अब इसके अंदर हो सकता है कि सारी की सारी रिंग्स आपने एक ही फिंगर में पहनी है, हो सकता है कि 2 एक में, 2 एक में और एक एक में पहना है, हो सकता है कि आपने तीनों के अंदर एक 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 पहनी है और बाकी 2 जो है वो भी एक के अंदर पहनी है, तो 1 1 एंड 3 फिंगर्स पहनी है आपने, रिंग्स पहनी है आपने। ठीक है ना, तो कैसे भी केसेस है वो सारे के सारे केसेस काउंट करके वो 3 की पावर 5 है। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है कि ये तो हो गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिंग्स इन द फिंगर्स। ठीक है ना, ये हमने क्या किया, रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की फिंगर्स के अंदर। ठीक है, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग्स टू फिंगर्स। ठीक है, अब थोड़ा उल्टा काम करते हैं।
लेट्स से मैं फर्स्ट फिंगर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फिंगर के अंदर पांचों में से कितनी रिंग्स आ सकती हैं? मतलब फर्स्ट फिंगर के पास कितने ऑप्शन हैं? 5 तो कोई भी डाल दूं, हाँ या 6 अरे रुको 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 भाई, चिराग एक सेकंड रुक जाओ। अनन्या, पांच में से कोई भी रिंग डाल दूं, यस सर राइट? सेकंड के पास 4 जो एक डाल दी ऑब्वियसली वो दूसरे में नहीं डाल सकते, राइट? 4। यस थर्ड के पास 3 3, राइट? अब मेरे को अगर फर्स्ट फिंगर में भी पहननी है, अब देखो यहाँ पे या तो आएगा और या तो आएगा एंड, बात समझे? अब अगर और लगाया इसका मतलब क्या है कि या तो मैं फर्स्ट रिंग में फर्स्ट फिंगर में रिंग पहनूं और सेकंड में पहनूं और थर्ड में पहनूं। यस सर अगर एंड आया इसका मतलब ये है कि मेरे को फर्स्ट में भी पहननी है एंड सेकंड में भी पहननी है एंड थर्ड में भी पहननी है, यस सर राइट? तो वो केस डिफरेंट हो, तो ये केस डिफरेंट है, ये केस डिफरेंट है, बात समझ रहे हो? राइट? ये केस क्या जा रहा है कि फिंगर्स के अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? बात समझे? राइट? एंड ये चीज हम क्या कर रहे हैं, ये रिंग्स के अकॉर्डिंगली केसेस बनाने की बात करें। अब देखो इसके अंदर जो दो केसेस जा रहे हैं वो कौन से केस जा रहा है कि आइदर दिस और दिस और दिस, मतलब या तो पहली फिंगर में रिंग पहनूंगा और सेकंड में पहनूंगा और थर्ड में पहनूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिंग और पहन, बाय द वे पहन भी कितनी रहे, एक ही रिंग पहन रहे हैं। देखो ये तो 5 केसेस है ना, 5 रिंग में से कोई भी एक पहन लूं तो पहन तो एक ही रहे हैं, ये भी इधर एक ही पहन है, ये भी इधर एक ही पहन है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू वेयर ओनली वन रिंग इन वन फिंगर, बात समझे? यस सर राइट? ऐसे ही अच्छा, अब ये भी केस है कि अगर यार देखो अगर मैंने और वाला केस है तो एक्चुअली में इधर 5 और इधर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो या तो इधर पहनो और इधर पहनो और इधर पहनो, बात समझे? तो जो इधर पहन ली ऐसा तो है नहीं कि वो रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पहननी या तो इधर है या तो इधर है, दोनों में एक साथ तो पहननी नहीं है, राइट? तो अगर वन रिंग इन वन फिंगर पहननी है, राइट, एक ही रिंग पहननी है, तो फिर केसेस आएंगे हमारे 5 5 एंड 5, बात समझे अनन्या? अच्छा सर ठीक है, लेकिन अगर एक मतलब तीनों में पहननी है तो फिर इधर आएंगे 5 4 एंड 3 और फिर होगा मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जो इधर पहली 4 फिर वो सेकंड रिंग में सेकंड फिंगर में नहीं मैं पहन सकता, ठीक है? तो वन रिंग इन वन फिंगर, ठीक है, वन रिंग ईच इन 3 फिंगर्स, ठीक है? ये दो केसेस चलेंगे, बात समझे? तो अब तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो चीज को इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। बट यस ये तीनों केसेस हैं जो पॉसिबल हैं रिंग एंड फिंगर के अकॉर्डिंगली, इसके अलावा और कोई चीज पॉसिबल नहीं, बात समझे? इसी के अंदर से और केसेस बन बन के आएंगे। सर मुझे फिर समझ नहीं आता कि रिंग के पर्सपेक्टिव में देखना है कि फिंगर के पर्सपेक्टिव में। अगेन मैंने क्या बोला, वो मुझे क्वेश्चन, पता है सर आपने वो बताया क्वेश्चन के but ऊपर, नहीं नहीं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने अभी केसेस डिस्कस किए हैं कि रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या केसेस बनते हैं, फिंगर के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या केसेस बनते हैं। अब वो मेथड कौन सा लगेगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन ढूंढ के मैं करा दूंगा, डोंट वरी, एग्जैक्ट जो इसके क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर फिर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका समझ में आया? यस सर ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्ड, तो देखो अगेन फर्स्ट मेथड क्या था कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ही पर्संस हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स को n पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। सेकंड केस क्या था हमारा कि लेट्स से वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन पर्संस जो है अब वो अलग है, अब वो n पर्सन नहीं है। अब किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, दैट इज r, वो किसी भी पर्सन को चला जाए। सेकंड के लिए वो भी r, थर्ड के लिए वो भी r, फोर्थ के लिए वो भी r, सबके लिए r, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या चलेंगे, दैट इज r की पावर है, ठीक है? इसके अंदर किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले, हम बस वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है? अब थर्ड केस क्या जा रहा है, ठीक है? थर्ड केस जा रहा है हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पहली बात तो सबको करना है और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग r persons where r is greater than n, मतलब पर्संस ज्यादा है ऑब्जेक्ट्स अब हम हमारे पास कम है, ठीक है?
such that no one gets more than one object will be। ठीक, तो सबको एक एक मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो अब देखो ऐसा है कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 5 पर्सन को सिलेक्ट करने हैं सच दैट जितनों को भी जाएगा ये ऑब्वियसली 3 को जा सकता है, तोड़ के तो दूंगा नहीं मैं अब, राइट। तो एक मिलना चाहिए सबको, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से पहले 3 पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे, उन तीनों को 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही किया हमने कि आर पर्सन में से पहले एन को सिलेक्ट किया जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आर सी एन। अब n पर्सन आगे n ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इन n ऑब्जेक्ट्स को n पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज n फैक्टोरियल। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, नो सर। राइट। चलो तो अब देखो जरा, ठीक है। डिफरेंट केसेस की हम बात करें, ठीक है। डिफरेंट केसेस की हम बात करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट केसेस, ठीक है। कि केस 1, लेट्स से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, ऑब्वियसली, एंड 10 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 to each। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इसके, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। केस 2, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, एंड 7 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, नो रिस्ट्रिक्शन, किसी को कितने भी मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 7 केसेस, सेकंड के लिए 7 केसेस, तो ऐसे 7 7 7 7 करते 7 के बाद 10 केसेस आ जाएंगे। इसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी को सारे मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे केसेस आ रहे हैं, ठीक है। केस 3 है कि लेट्स से वी हैव 7 ऑब्जेक्ट्स, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी हैव 12 पर्संस एंड सबको एक एक मिलना चाहिए, नो वन शुड गेट मोर देन वन, नो वन गेट्स मोर देन वन। तो क्या आ जाएगा उसका, पहले 12C7, 12 में से 7 पर्सन को सिलेक्ट कर ले जिनको 7 ऑब्जेक्ट जाने हैं, और उनको जाने का तरीका 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीजें अभी तक हमने डिस्कस की, ठीक है। अच्छा अब अगर ये चीज आ जाए, ठीक है, कि 12 केस 4, लेट्स से 12 नहीं, लेट्स से वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस, ठीक है। ये वाला केस आ गया, ये वाला केस, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे क्या था, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब आ रहा है एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, दैट इज ईच गेट्स एट लीस्ट वन, कम से कम एक तो मिलेगा हर किसी को। तो उसको करने का तरीका ये होता है, ठीक है, फॉर्म केसेस टू फाइंड all possible ways of distribution, ठीक है। कैसे, देखो जरा, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि एक एक ग्रुप में एक एक पर्सन को दे दूं, और हर एक ग्रुप में एक एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो 5 में से मैंने पहले 3 ऑब्जेक्ट्स पकड़े, उसको एक एक पर्सन को दे दिया, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है। अब जो बाकी 2 बचे वो कैसे कैसे जा सकते हैं, या तो दोनों के दोनों इसको चले गए, यानी कि इसको 3 चले गए। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन 1। डिस्ट्रीब्यूशन 1 का मतलब ये एक तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि पहले को जाएंगे, मतलब 3 ग्रुप बन गए, एक पर्सन को जाएंगे 3 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे को जाएंगे 1 और तीसरे को जाएंगे 1। ऐसे ही फिर जो मैंने 2 इधर ऐड किए थे ताकि ये 3 बन जाए, अब मैं वो 1 1 भी कर सकता हूं, मतलब ये हो जाएगा 2 2 एंड 1, ठीक है। इसके अलावा इज देयर एनी अदर वे? नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि 1 3 1 भी होगा, एक्चुअली में ये तो अभी हमने ग्रुपिंग की है,
ग्रुपिंग को डिस्ट्रीब्यूट तो अभी हमने नहीं किया, तो दिस इज जस्ट द number of ways of grouping. So basically form cases to find all possible ways of grouping करना था, and then distribute the group. And then distribute the group. फिर अब इन ग्रुप जो बन गए हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले ये सोचो कि 5 ऑब्जेक्ट्स की ये इस साइज के 3 ग्रुप्स बनाने का तरीका क्या होगा। दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 ग्रुप्स का साइज सेम है 2 फैक्टोरियल। ये 3 ग्रुप्स बन गए जिनका साइज क्या है 3 1 1। अब इन तीनों को 3 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन तीनों को 3 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल। और अब डिस्ट्रीब्यूशन 2 भी हो सकती है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या रहेगा। दैट इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 सेम आ रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब अगेन इन तीनों को 3 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या चीज आएगी 3 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल number of ways in which these 5 objects can be distributed to the 3 persons such that at least exactly मतलब हर एक किसी को कम से कम एक at least one object is provided to each person। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, तो याद रखना सर इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले 5 में से 3 सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नहीं और फिर डिस्ट्रीब्यूट जो बाकी नहीं सुनो साथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में डिस्ट्रीब्यूट मत करो, पहले ग्रुपिंग बना लो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। दोनों को अलग अलग रखो, दोनों को मिक्स मत करो कि पहले एक ग्रुप बना ले साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर अगला ग्रुप बनाया फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। दोनों चीजों को अलग अलग रखो। पहले जितने ग्रुप जितने पर्सन है उतने ग्रुप्स बना लिए, सच दैट हर ग्रुप में एक एक कम से कम एक एक एलिमेंट आ रहा है, फिर उनको पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझे? सर वैसे उसमें क्या गलती होगी? गलती नहीं है, अगेन मैंने बोला गलती नहीं है। ओके सर, कंफ्यूजन मत करो, मैंने वर्ड कंफ्यूजन यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज in which 8 different books can be distributed to 3 students if each gets at least 2। अब हर किसी को 2 चाहिए, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 2 2 8 में से 2 2 2 हो गया, बाकी 2 बची। अब वो 2 मैं कैसे दे सकता हूं, वो 2 या तो दोनों के दोनों इधर या तो एक एक, तो टोटल कितना चली जाएंगी, या तो 4 2 2 या तो 3 3 and 2। देयर इज नो अदर वे इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 8 बुक्स। तो ये ग्रुपिंग होगी। अब इसको ग्रुप बनाने के तरीके 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का साइज सेम है तो एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा। अब इन तीनों ग्रुप्स को 3 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। ऐसे इसका 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक साथ में एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल एंड साथ में 3 फैक्टोरियल, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। नो सर। राइट, चलो इसके बाद जो चीज आ रही है, छोटी सी चीजें बची हैं, अब ज्यादा चीजें बची नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में आज खत्म तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जितनी चीजें हमारी बची हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, कल डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो एक काम करते हैं, ठीक है, क्या चीज बोल रहे हो? थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 मेजर टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, दोनों को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, एंड कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक हमारा, ठीक है। थ्योरी इसकी खत्म हो जाएगी, देन फिर इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।